साथियों, मैं शैलेश कुमार पाल आपका आईसीएस के ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, कोरोना वायरस का खतरा बढ़ा हुआ है, इसलिए हम मास्क लगाए हुए हैं। आप भी मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहिए, ख्याल रखिए, परिवार का भी ख्याल रखें। और इस लॉकडाउन के अंतर्गत बहुत सारी तकलीफ़ें हम लोगों ने झेली हैं, पढ़ाई भी नहीं हो पाई है। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम आपके सामने मनोविज्ञान के कुछ टॉपिक लेकर के आए हैं, जिसमें से पहला टॉपिक आज दिनांक 8 जून को आपके मोबाइल स्क्रीन पर थोड़े समय बाद आ जाएगा। यूट्यूब से उसको जा कर के सब्सक्राइब और शेयर कर दें। ठीक है, आज पहला टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे और उस पहला टॉपिक का नाम है आपका वंशानुक्रम तथा वातावरण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अब थोड़ा हम उतार लेते हैं। देखिए सभी लोग, पहला टॉपिक आपका है वंशानुक्रम तथा वातावरण। इंग्लिश में इसको हम लोग हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट कहते हैं। वंशानुक्रम के बारे में हम लोगों ने कई सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं। जैसे आपको पता है कि वंशानुक्रम माता पिता के द्वारा जो गुण और अवगुण बालकों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, तो इस प्रकार से जो गुण हमारे ट्रांसफ़र होते हैं वो वंशानुक्रम के कारण होते हैं। बहुत सी छोटी से बड़ी सी या कभी कभार ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग जैसे बीमारी कह सकते हैं, या कोई आदत कह सकते हैं, या लंबाई का बढ़ना या घटना कह सकते हैं, या शारीरिक बनावट कह सकते हैं। ये ज़्यादातर माता पिता जिस प्रकार के होंगे उनकी संतानों में उसी प्रकार की जो उन्नति होती है, जो उनकी शारीरिक वृद्धि होती है, उसी प्रकार की होती है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए कि शारीरिक और मानसिक क्रियाओं, जो वंशानुक्रम में गुण होते हैं, वो शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के आधार पर पाए जाते हैं। तो हम एक शब्द में इसको कह सकते हैं कि शारीरिक क्रियाएं, जैसे हमने अभी आपसे कहा कि मानसिक क्रियाएं भी होती हैं। मानसिक क्रियाएं व्यक्ति की परिवर्तित भी हो सकती हैं, लेकिन व्यक्ति का शरीर का गठन को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि व्यक्ति की लंबाई एक जगह पर जितनी बढ़ती हुई चली जाती है, एक निश्चित समय के बाद उसकी लंबाई का बढ़ना रुक जाता है। व्यक्ति का शरीर की वृद्धि कह लें, जिसको हम लोग मोटापा कहते हैं, वो भी एक निश्चित समय तक और निश्चित आकार तक बढ़ सकता है। मान लीजिए किसी का वेट 50 किलो है, किसी का 100 किलो हो गया, किसी का 400 किलो हो गया और 1000 किलो हो जाएगा, उस दिन फट जाएगा वो आदमी। तो इसलिए वो भी एक निश्चित समय के और निश्चित वृद्धि तक ही हो सकता है, उससे उपरांत नहीं हो सकता है। शारीरिक गठन की बात कर रहा हूँ, और ये शारीरिक गठन जो है, इस पर वातावरणीय कारकों का प्रभाव भी पड़ता है, परंतु जो शरीर की बनावट, जो शेप होती है, वो कहीं ना कहीं, जिसको हम लोग चेहरे की बनावट कहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं माता पिता के द्वारा ही प्राप्त होती है। वातावरण का असर इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पड़ता है। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि किन्हीं के माता पिता लंबाई में कम है, लेकिन उनकी संतानों की लंबाई अधिक होती है। ये वहाँ के वातावरण यानी जलवायु का असर है, जिसको हम लोग दूसरे शब्दों में कहते हैं भौगोलिक वातावरण का असर है। भौगोलिक वातावरण के असर के कारण ही उनकी शारीरिक वृद्धि अपने माता पिता से भिन्न प्रकार की होती है, अलग तरीके की होती है। और आप अन्य चीज़ों को भी देख सकते हैं। जैसे हम बात कर लें कि कोई एक कपल, मान लीजिए वो चाइना का रहने वाला है। अब आप लोगों को पता है कि चाइना में रहने वाले लोगों की जो बनावट है, शारीरिक बनावट है, आँखें छोटी होती हैं, चेहरा जो है बाहर की ओर निकला हुआ होता है, लंबाई कम होती है। और वही कपल जाकर के अमेरिका में रहने लगे, या हम कहते हैं त्रिनाद एंड टोबैगो में रहने लगे। जैसे वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी आप लोगों ने देखे होंगे, लंबे लंबे चौड़े चौड़े होते हैं एकदम, वहाँ रहने लगे और वहीं उनकी संतान की जन्म हो, तो कहीं ना कहीं उनके देखिए बात को सिद्ध किया गया है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा कि उनकी शारीरिक बनावट में कहीं ना कहीं परिवर्तन देखा गया है। तो ये परिवर्तन कहाँ से हुए? वातावरण के द्वारा। लेकिन हम यह कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं शारीरिक बनावट पर जो जिसका अधिक
इस्तेमाल होता है, ये अधिक प्रभाव पड़ता है, वो वंशानुक्रम होता है। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे, बहुत छोटी छोटी बारीक चीज़ें जो सीटेट की तैयारी के लिए विधिवत बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। उसमें टॉपिक हर साल आप देख रहे हैं, जब से सीटेट लागू हुआ सन 2011 से चल रहा है, तो तब से लगातार कहीं ना कहीं सीटेट में एक प्रश्न, कभी कभार दो प्रश्न आ जाते हैं। एक प्रश्न तो अनिवार्य रूप से आनुवंशिकता और वातावरण पर आता रहता है। इसमें शिक्षण से संबंधित कई सारी चीज़ों पर हम बात करेंगे और उसमें उसके अंतर्गत अन्य जो भी टॉपिक होंगे उन पर भी चर्चा करते रहेंगे। जैसा कि आपको पता है कि बहुत ही फेमस परिभाषाएं, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस होती हैं, वो परिभाषाएं भी कभी कभार पूछ दी जाती हैं, तो उन पर भी हम लोग लगातार प्रश्नों का जो है संचालन करते रहेंगे। कि कभी कभार पूछ दिया जाता है कि आज, अब आप देख भी सकते हैं, सुपर टेट जब हुआ था 69,000 वाला, उसमें कई शिक्षण कौशल की और जीवन कौशल की परिभाषाएं पूछी गई थी, तो परिभाषाओं का महत्व भी बढ़ गया है अब। तो इसलिए परिभाषाओं को भी हम लोग कंठस्थ करेंगे और साथ साथ में उसमें कौन कौन चीज़ बारीक चीज़ें हैं उन पर भी ध्यान देते रहेंगे। आप जब भी सीटेट में प्रश्न आते हैं, किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं आनुवंशिकता से संबंधित, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल हम लोग देखते हैं वंशानुक्रम। तो मैंने अभी आपको बताया कि वंशानुक्रम की सिंपल सी एक परिभाषा मैंने बताई आपको कि माता पिता के द्वारा उनकी संतानों में, अब देखिए, माता पिता के द्वारा उनकी संतानों में कैसे गुण, अब यहां पर बात आएगी कैसे गुण, तो यहां पर हम केवल गुण लिख करके जिस प्रकार से कोई भी मतभेद नहीं यहां पर बनाना है। गुण मतलब दोनों प्रकार के गुण, संतानों में शारीरिक तथा मानसिक गुणों का। अब देखिए, दोनों प्रकार के गुणों को स्पष्ट कर दिया है, एक आपका शारीरिक हो गया, दूसरा आपका मानसिक। गुणों का, इसको गुणों का हस्तांतरण क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। कहलाता है। तो हम लोगों ने यहां पर एक चीज देखी, यहां पर हम लोगों ने शारीरिक, दूसरी देखी मानसिक। ठीक है, तो ये एक परिभाषा होगा। ये परिभाषा किसके अनुसार है? हमने कई बार जब क्लासेस ली हैं तो उसमें कई बार मैंने बताया भी है। ये परिभाषा आपकी जो है, एक चीज यहां पर और अगर व्यक्त करना चाहें तो हम लोग इसमें और भी एक चीज ऐड कर सकते हैं। मानसिक गुणों का स्थानांतरण, हस्तांतरण, या एक चीज और, एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। वो शब्द है आपका कि मानसिक गुणों को ग्रहण करने की प्रक्रिया, ये भी कभी कभी हो जाता है, कभी कभार ये भी कह दिया जाता है। तो ये जब भी उसमें एक शब्द आ जाए, माता पिता, शारीरिक, मानसिक गुण आ जाए, स्थानांतरण आ जाए, तो वो परिभाषा किसके द्वारा हो जाती है? यह परिभाषा जो दी गई है वो जेम्स ड्रेवर के अनुसार दी गई है। जेम्स ड्रेवर, आपको पता ही है, एक ड्राइवर का कार्य होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। जो भी उसमें बैठे हुए यात्री होते हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना। और यहां पर भी जेम्स ड्रेवर यहां पर देख रहे हैं, ऐसे परिभाषाएं याद नहीं होंगी जब तक कि आप उसमें कुछ अपनी नई चीज नहीं जोड़ेंगे। ड्रेवर का मतलब ड्राइव, ये क्या कर रहा है? ये एक शारीरिक और मानसिक गुणों को एक दूसरे में यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा है। तो जेम्स ड्रेवर की परिभाषा है हस्तांतरण क्या कहलाता है? ये माता पिता और उनके संतानों में वंशानुक्रम कहलाता है। अब हम बात करते हैं, बहुत सारी परिभाषाएं अन्य प्रकार से दी गई हैं कई लोगों, जो मुख्य परिभाषा थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। एक परिभाषा और है, उसको भी मैं यहाँ पर बताऊंगा, बी.एन. झा की परिभाषा है कि वंशानुक्रम देखिए,
हिंदुस्तानी राइटर्स कुछ होते हैं वो कहीं न कभी कभार कमी परिभाषाएं देते हैं और उनकी परिभाषाएं मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट परिभाषाएं हम सभी को याद कर लेनी चाहिए। ठीक है, वंशानुक्रम जन्मजात शक्तियों, वंशानुक्रम जन्मजात शक्तियों का पूर्ण योग है। यह एक परिभाषा है कि वंशानुक्रम जन्मजात शक्तियों का पूर्ण योग है। अब जिस परिभाषा में आप तुरंत ये वर्ड आ जाए पूर्ण योग, तो उसको तुरंत आपको कैप्चर करना है और तुरंत ये परिभाषा किसके अनुसार आ जानी है, बी.एन. झा के अनुसार। तो इन सारी चीजों को छोटी छोटी, यहां पर जैसे हमने देखा शारीरिक मानसिक, तुरंत परिभाषा ये किसकी आ गई, जेम्स रेवर की। यहां पर हमने देखा पूर्ण योग, ये परिभाषा किसकी आ गई, बी.एन. झा की। उम्मीद है आप लोग परिभाषाओं को कंठस्थ करेंगे। दो ज्यादा परिभाषाएं मैंने नहीं बताई आपको, दो परिभाषाएं बताई और दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषाएं, वेरी मच इंपॉर्टेंट परिभाषाएं। अब हम बात करेंगे कुछ वंशानुक्रम के नियम होते हैं। आप सभी लोगों ने इसको देख लिया होगा और उम्मीद करते हैं आप अपनी कॉपी में इसको जरूर नोट करेंगे। आगे की आपकी परिभाषा है ये वाली, इसको भी जरूर देख लेना। आगे हम बात करेंगे कुछ वंशानुक्रम के नियम, वंशानुक्रम के नियम। अभी तक हम लोगों ने परिभाषाएं पढ़ी थी, अब हम लोग नियम पढ़ेंगे। नियम किस प्रकार के नियम हो सकते हैं, इसमें भी क्या नियम होते हैं, ये सभी प्रश्न आपके दिमाग में उठने चाहिए। जब प्रश्न उठते हैं तभी हम लोग हल की ओर निकलते हैं और जब तक प्रश्न नहीं उठेंगे तब तक हम लोग हल की ओर नहीं निकल पाएंगे। तो प्रश्न उठा, क्या वंशानुक्रम के भी नियम होते हैं? बिल्कुल नियम होते हैं। वो ऐसे नियम होते हैं जो प्राकृतिक नियम हम जिनको कह सकते हैं, ऐसे नियम होते हैं जो जिनको अनचेंजेबल कह सकते हैं। तो बिल्कुल नियम होते हैं। वंशानुक्रम के 3 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। और यह प्रश्न सन 2017 के यूपी टेट का जो अपर वाला यानी कि अपर टेट हुआ था, उसमें प्राइमरी लेवल में नहीं, जूनियर लेवल वाला जो टेट था उसमें ये एक मनोविज्ञान का प्रश्न भी पूछा गया था, उस पर भी चर्चा करेंगे। 3 नियम दिए गए थे। पहला नियम था समानता का नियम, दूसरा नियम था असमानता का नियम और तीसरा नियम था जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है आपका, प्रत्यागमन का नियम। प्रत्यागमन का नियम। 3 नियम होते हैं, समानता का नियम, असमानता का नियम और प्रत्यागमन का नियम। ये 3 प्रकार के नियम होते हैं। समानता का नियम होता है जिसमें समान को जन्म देता है। समझिएगा, समान को जन्म देता है, कहने का तात्पर्य है पुरुष या मानव की उत्पत्ति मानव के ही द्वारा हुई है। पशुओं की उत्पत्ति यानी कि अगर पशु है तो उसकी उत्पत्ति पशु के द्वारा हुई है। ऐसा नहीं हो सकता है, ये प्रकृति के विरोधाभास का नियम हो जाएगा कि किसी मानव के द्वारा किसी जानवर का जो जानवर पैदा हो जाए, ये प्रकृति के विरुद्ध हो जाएगा नियम। तो समान को जन्म देता है। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा माता पिता का रंग गोरा होता है तो उनकी संतानें भी गोरी होती हैं। माता पिता का रंग सांवला है तो उनकी संतानें भी सांवली होती हैं। एक बार एक लड़के ने हमसे पूछा कि नहीं सर, आपका वक्तव्य पूर्ण रूप से गलत है। हमने कहा कैसे? कि हमारे माता पिता दोनों लोग गोरे, हम बिल्कुल काले हैं। तो उसका उत्तर ये था कि उस पर जरूर कोई ना कोई वातावरणीय प्रभाव रहा होगा जो उसका रंग काला हो गया है। और वो वातावरणीय प्रभाव कहाँ से बनते हैं? वो 2-3 प्रकार से बन जाते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, रंग काला होने का या तो कहीं पर प्रेगनेंसी जब डिलीवरी हो रही होगी तब वहां पर कोई मिस्टेक हो गई, या कोई दवा का असर रहा होगा, या वातावरण में इस प्रकार की कोई वायु में कई प्रकार की गैसें पाई जाती है जिसका प्रभाव वो झेल नहीं पाया और उसका जो रंग है वो अपने माता पिता से डिफरेंट हो गया। कई सारी ये सभी वातावरणीय कारक होते हैं, इसमें कहीं से भी प्रकार का कोई भी वंशानुक्रमी कारक नहीं होता है। ये बात बिल्कुल सत्य है, इसको मजाक में बिल्कुल मत लेना। तो
असमानता का नियम, अब जैसे मैंने बताया समान समान को जन्म देता है, मनुष्य मनुष्य को जन्म देगा, पशु पशु को जन्म देगा, रंग समान होते हैं, ठीक है, शारीरिक बनावट समान होती है, कभी कभार पिता लंबे हैं तो पुत्र भी लंबे हो जाते हैं। ये बालक या बालिका अपने कभी मम्मी पर पड़ता है या कभी अपने पापा पर पड़ता है। तो असमानता के नियम में क्या होता है कि गुण, अभी तक तो हम लोग ये शारीरिक गुणों की बात कर रहे थे, कभी कभार ये भी होता है कि माता पिता जिस प्रोफेशन में होते हैं उनकी संतानें भी उसी प्रोफेशन में चली जाती हैं, पिता डॉक्टर, लड़का लड़की डॉक्टर हो गए, तो ये भी एक प्रकार का देखा जाए समान गुण है। मेंटेलिटी की बात है, मानसिक गुणों की बात लेने तो ये भी एक समानता की बात आएगी। अब उसमें असमानता की बात ये हो गई, पता चला माता पिता तो प्रोफेसर और लड़का एक नंबर का आवारा, तो हो गई असमानता, गुण विपरीत हो गए, मानसिक गुण विपरीत हो गए। माता पिता प्रोफेसर, लड़के को कुछ नहीं आता, इस पर प्रभाव किसका पड़ा? वंशानुक्रम का। अब आप कहेंगे कि सर इस पर तो प्रभाव वातावरण का अधिक पड़ा, ऐसा एनवायरमेंट रहा होगा, माता पिता ने ध्यान नहीं दे पाया होगा, तो इस पर प्रभाव तो वातावरण का पड़ा। वंशानुक्रम के ये नियम में क्या कर रहा है, अब हम आपको बताते हैं। कभी कभार आप लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बहुत अच्छी बिल्डिंगें हैं, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत सकारात्मक माहौल है, सब पैसे वाले हैं, अच्छा सब कुछ चल रहा है, सबके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, अच्छे अच्छे विद्यालय में जा रहे हैं, और वहाँ पर कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो बेचारे कूड़ा उठाते हैं, करकट उठाते हैं, कबाड़ बीनते हैं। क्या उन पर उस परिवेश का माहौल नहीं पड़ता है? क्या उनके अंदर पढ़ाई का माहौल नहीं पनपता है कि हम जाकर के पढ़ें, जाकर के इस सोसाइटी के सभी बच्चे पढ़ने जा रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट सभी सुविधाएं दे रही है, स्कूल दे रही है, किताबें मुफ्त दे रही है, वजीफा दे रही है, फिर भी पढ़ने के लिए बच्चा नहीं जा रहा। इस पर किसका प्रभाव अधिक है? उस पर उसकी आर्थिक स्थिति का प्रभाव है, उस पर उसके परिवार का प्रभाव है, उस पर उसके माता पिता का प्रभाव है, क्योंकि उसके घर की कंडीशन इस प्रकार की है कि वो पढ़ने के लिए सोच ही नहीं पाता है। यानी कि यहाँ पर उसके परिवार की जो वातावरण है, जो आर्थिक स्थिति है, वो ज़्यादा हावी हो रही है। तो अब ये सोच कभी कभार चलती चली आ रही है। मैंने सुना कि कभी कभार ये होता है कि प्रोफेशन में लड़का वही एक दूसरी पीढ़ी से तीसरे वही प्रोफेशन लगातार बढ़ता हुआ चलता रहता है। तो असमानता का नियम होता है अपने माता पिता से विपरीत गुण, माता पिता से विपरीत गुण। और प्रत्यागमन का नियम, अब ये हमने इसीलिए बताया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको हमने बताया था कि मोस्ट इंपॉर्टेंट नियम है ये। 2017 के यूपी टेट में, यूपी टेट जो अपर वाला होता है, उसमें एक प्रश्न था कि इनमें से कौन सा नियम अन्य 3 से भिन्न है। तो उसमें 4 नियम दिए गए थे, तो उसमें से हम आपको ऐसे ही बताते। एक पहला नियम था, उसमें आपने थॉर्नडाइक के 3 नियम पढ़े होंगे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। और चौथा जो नियम दिया गया था वो दिया था प्रत्यागमन का नियम। कुछ लड़कों को पता नहीं था कि ये प्रत्यागमन कहाँ से आ गया और गड़बड़ कर दिया उन्होंने। अब आप जान लीजिए कि प्रत्यागमन का नियम किसका नियम है? वंशानुक्रम का नियम है। अब समझ गए आप, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब क्या है ये वंशानुक्रम का नियम? तो उन चारों में से कौन सा भिन्न था? प्रत्यागमन का नियम भिन्न था। प्रत्यागमन का नियम वो होता है कि एक सूत्र होता है, शिक्षण सूत्र, जिसको हम लोग कहते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसका मतलब आप समझिएगा, बच्चा जब उसका जन्म होता है तो सभी की बुद्धि एक समान होती है। ये बात को देखिए, इस बात में एक वक्तव्य आ गया, अब वो भी मैं यहाँ पर बताऊं। जॉन लॉक, रूसो, इनसे आपसे आप परिचित होंगे। जॉन लॉक, रूसो, दोनों लोगों ने यह बात कही है कि जब बालक पैदा होता है, जब जन्म होता है, तो उसकी बुद्धि जो है वो कोरी स्लेट के समान होती है, उसमें कुछ नहीं होता है। इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके मैकडूगल ने कहा है कि उन्होंने थोड़ा इसको परिवर्तित कर दिया है।
उन्होंने कहा कि जितना प्रभाव वंशानुक्रम का पड़ता है उतना ही प्रभाव आपका वातावरण का पड़ता है। और वाटसन ने तो यहां तक कह दिया कि बच्चा आप हमें दे दो, जो चाहो आप बना देंगे, आप कहोगे तो मैं वकील बना देंगे, आप कहोगे तो मैं उसको डॉक्टर बना देंगे, आप कहोगे तो मैं उसको चोर बना दूंगा। ये किस बात पर उन्होंने कहा है? ये जॉन लॉक और रूसो की ही बात पर उन्होंने कहा है कि बुद्धि सभी की समान होती है, तो उस बुद्धि पर हम जो भी लिखना चाहेंगे बालक उसी के अनुरूप हो जाएगा, बात वाटसन ने कही। अब सामान्य से विशिष्ट का जब बच्चा पैदा होता है उसके अंदर उसके बुद्धि में कुछ नहीं होता है। धीमे धीमे सबसे पहले बच्चा उठना प्रारंभ करता है, फिर घुटनों के बल आता है, फिर खड़ा होना प्रारंभ करता है, फिर चलना प्रारंभ करता है, फिर दौड़ना प्रारंभ करता है। तो सामान्य स्थिति से उसने शुरुआत की थी चलने की, और आज वो दौड़ने लगा है, ये विशिष्ट पहचान हो गए। अब पता चलो उसने दौड़ में पदक हासिल कर लिया, ये उसकी क्या हो गई? विशेषता हो गई। तो बालक में जो आनुवंशिकता के गुण होते हैं वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं। बालक सभी लोग हैं, सभी लोग पढ़ाई करते, किसी ने विशेष डिग्री ले ली, पॉलिटेक्निक उसने कर लिया, इंजीनियरिंग की डिग्री हो गई उसके पास, अब वो इंजीनियर बन गया, वो विशेषता हो गई। उसका विकास अभी तक सभी के साथ सामान्य चल रहा था, लेकिन उसने एक चीज में कर ली तो वो विशेषता हो गई। मान लीजिए वो कोई बहुत बड़ी कंपनी चला रहा है, उसकी विशेषता हो गई। वो कोई हॉस्पिटल में डॉक्टर है तो ये उसकी विशेषता हो गई। तो ये इस नियम को हम लोग कहते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर जब नियम कार्य करता है तो प्रत्यागमन। वंशानुक्रम 3 नियम है, समानता, असमानता और प्रत्यागमन का नियम। अब हम लोगों समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे वंशानुक्रम के सिद्धांत। वंशानुक्रम के सिद्धांत। वंशानुक्रम के सिद्धांत। देखिए, कोई भी चीज हो उसको इस प्रकार से पढ़िए कि आप कभी भूले ना और उसकी कोई भी चीज आपसे छूट कर ना जा पाए। वंशानुक्रम के सिद्धांत पढ़े होंगे, कभी कभार आप लोगों ने जल्दबाजी में पढ़कर निकल जाते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन प्रश्न इन्हीं छोटी छोटी चीजों से प्रश्न बन जाता है। और ये गलतियां हमको जब समझ में आती हैं, जब हम परीक्षा हॉल में बैठ करके पेपर देख रहे होते हैं, तब कहते हैं कि ये इस नियम, इस सिद्धांत के बारे में हमने कहीं पर देखा था, लेकिन क्या देखा था वो नहीं पता। तो वही देखने के लिए हम लोग आज यहाँ पर हैं। वंशानुक्रम के 4 सिद्धांत होते हैं। चारों सिद्धांत हम लोग अभी पढ़ेंगे। पहला है जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। जीव सांख्यिकी का सिद्धांत। देखिए, यह सिद्धांत जो दिया गया था बहुत ही फेमस, हम कहते हैं वंशानुक्रम के खोज करने में उनकी जो महत्वपूर्ण भूमिका रही है, या हम कभी कहते हैं हेरिडिटी के जन्मदाता के रूप में भी उनको एक बार कहा गया है। और इस प्रकार से बारे में उनकी एक हेरिडिटी नाम से एक बुक भी है, और उनके बारे में वैज्ञानिकों की जो उनके मत थे वो लिए उन्होंने, उसका प्रयोग करके कई सारी खोजें भी की। उनका नाम था गाल्टन। उन्होंने कहा कि जीव में एक संख्यात्मक वैल्यू होती है, एक संख्यात्मक मान होता है, जो गुणों से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होता हुआ जाता है। मान लीजिए मानव है, मानव की 2 संतानें, एक हो गए माता और दूसरे हो गए पिता। इनकी भी 2 संतानें, किनकी 2 संतानें, मतलब इनके माता पिता। तो इनके माता पिता यानी कि इसका क्या हुआ, नानी, नाना, दादा, दादी। तो कहने का मतलब है मानव जो है इनके माता पिता, इनके फिर इनके माता पिता, तो इस प्रकार से नीचे और बढ़ा सकते हैं। ये क्रिया इस प्रकार से बढ़ती चली जाएगी, फिर परदादा, परदादी, परनाना, परनानी। तो इसमें कहा मानव के पास 100% ज्ञान है, बुद्धि है। तो उस बुद्धि पर अगर
वो बुद्धि कार्य कर रही है तो उस पर कितना किसका प्रभाव रहेगा, तो माता का रहेगा 50%, पिता का रहेगा 50%। अब आप कह सकते हैं कि ये आनुवांशिकता का पूरा पूरा 50% है, तो फिर वातावरण का प्रभाव कहाँ चला गया, वही प्रभाव वो इंक्लूडेड इन द मदर एंड आल्सो द इंक्लूडेड इन द फादर, मतलब दोनों में ये इंक्लूडेड है वातावरण का प्रभाव, लेकिन इसको हम लोग आनुवांशिकता के अंतर्गत ही लेंगे। अब इससे हम ट्रांसफर कर दें तो ये 25, 25, 25, 25, या इसको हम लोग भाग में यानी कि इसको पार्ट में डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 1/2 भाग, ये हो जाएगा आपका 1/4 भाग, और इसके नीचे वाला भी हो जाएगा 1/8 भाग। कह दिया जाए प्रथम पूर्व पीढ़ी में, ये प्रथम पूर्व पीढ़ी है में कितना भाग होता है 1/2, द्वितीय पूर्व पीढ़ी में कितना भाग होता है 1/4, तृतीय पूर्व पीढ़ी में कितना भाग होता है 1/8 भाग। समझ गए होंगे। अब एक संख्यात्मक मान हो गया, मानों में कितना पाया जाता है, उसके पूर्वजों का कितना भाग होता है, और ये प्रक्रिया नीचे अंतोगत्वा बढ़ती ही लगातार चली जाएगी। तो इस सिद्धांत को कहा गया जीव सांख्यिकी सिद्धांत। किसके द्वारा दिया गया, गाल्टन के द्वारा दिया गया। और आपको याद रखना है कि गाल्टन एक महान आनुवांशिकता के जनक के बारे में बताए गए हैं। दूसरा नियम आपका है बीज कोश के निरंतरता का सिद्धांत। यह सिद्धांत जिनके द्वारा दिया गया है नाम इनका बीजमैन है। प्रवर्तक जो इसके हैं वो बीजमैन है, और बीजमैन जो इसके प्रवर्तक हैं वह उनका नाम उन्हीं के नाम पर बीजमैन, और उन्हीं के नाम पर इसको बीज कोश कह दिया। कोश आपको पता होगा कितने प्रकार के होते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट होंगे तो बता सकते हैं। एक आपका होता है जीव कोश, और एक कोश आपका होता है बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर कोश। जीव कोश वह कोश होता है जिसमें गुण आपके जो हैं, जीव कोश बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जिसमें गुण जो हैं आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं, और शरीर कोश में क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। शरीर व्यक्ति का एक बार में दूसरी बार में वही थोड़ी न बनता है, उसका आकार रूप रंग सब कुछ परिवर्तित होकर के दूसरा जन्म ले लेता है। तो शरीर तो पीढ़ी दर पीढ़ी बदलते जाते हैं, लेकिन गुण वो बदलते नहीं। कहा गया है आनुवांशिकता का वाहक कौन है, एक प्रश्न आया कि आनुवांशिकता का वाहक कौन है, तो वाहक कौन है, वो होते हैं जीन, जिसको हम लोग जीन्स कहते हैं, नहीं जीन गुणसूत्र। तो ये आपके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी से तीसरी पीढ़ी, इस प्रकार से ये परिवर्तित होते रहते हैं। वो होते हैं आपके जीव कोश में, और शरीर कोश में शरीर आपका बदलता रहता है, नष्ट हो जाता है। अब इन्होंने जो इसमें शब्द दिया है निरंतरता, वो इसी कारण दिया है कि ये आपका जीव कोश जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी निरंतर कार्य करता है। इस पर इन्होंने एक छोटा सा रिसर्च किया। वो रिसर्च इन्होंने जिस पर किया था वो चूहे पर किया था। अगर मनोविज्ञान में किसी भी सबसे ज्यादा जानवर को परेशान किया गया है तो पहले नंबर पर चूहा है, दूसरे पर बिल्ली है। इनको खूब परेशान किया गया है। तो चूहे पर जब प्रयोग किया गया तो क्या इन्होंने प्रयोग किया, इन्होंने इस प्रकार से एक जमीन में रास्ता बनाया, इधर से इस चूहे को एंट्री करवा दी, नर और मादा को, और इस चूहे पर इस जो द्वार था यहाँ से रोशनी आ रही थी, परंतु यहाँ पर एक जाली लगा दी थी, और वो जाली लोहे की लगाई, उसमें एक हल्का सा करंट प्रवाहित कर दिया। ऐसा भी नहीं कि पता चलो चूहा जाए टच हो झुलस करके स्वाहा हो जाए वहीं पर, तो पूरा उनका मामले खराब हो जाएगा। यहाँ पर एक नर चूहा और एक मादा, दो चूहे। अब रोशनी देखी, इधर भागे, करंट लगा, पीछे हट गए। तो इनकी ये पीढ़ी दर पीढ़ी, अब यहाँ पर इनको खोजना था रास्ता, तो इन्होंने रास्ता खोजने की प्रक्रिया, और इधर से बिल्कुल ब्लॉक कर दिया। तो इन्होंने रास्ता खोजने की प्रक्रिया जब स्टार्ट की तो इनके जन्म, इनके बच्चों के जन्म हुए, बच्चों के बच्चों के जन्म हुए, और जा करके कई पीढ़ियों के बाद इन्होंने अंतोगत्वा रास्ता ढूंढ लिया। और जब रास्ता ढूंढ लिया तो उनका वही सिद्धांत काम आया कि निरंतरता का सिद्धांत काम कार्य किया।
कि इन्होंने कंटिन्यूटी रास्ते ढूंढने की प्रक्रिया को निरंतर लगातार ढूंढते रहे, तो उनको वो रास्ता मिला। और जो बीजमैन का जो उन्होंने रिसर्च करनी चाहिए थी वो उनको हुआ कि आनुवंशिकता का गुण यानी रास्ता खोजने का गुण एक चूहे से दूसरे चूहे, दूसरे चूहे की संतान से तीसरे चूहे के, ये रास्ता खोजने का गुण ट्रांसफर होता रहा। तो ये था बीज कोश के निरंतरता का सिद्धांत। मेंडल का तीसरा आपका नियम है मेंडल का, ये सभी लोगों ने पढ़ा हुआ भी है और मैं इसको थोड़ा जरूर आपको फिर भी बताऊंगा। मेंडल का नियम सभी को पता है कि मेंडल, ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था, ग्रेगर जॉन मेंडल। और ये भी पता है इन्होंने अपना रिसर्च जो प्रयोग किया था वो किस पर किया था, मटर पर किया था। इसमें इन्होंने क्या किया था, छोटी मटर ली थी और छोटी मटर के साथ साथ इन्होंने एक और बड़ी मटर, इन दोनों मटर की जो मिला करके एक मटर बनाई थी जिसको हम लोग कहते हैं, आप लोगों ने अंग्रेजी में खूब सुना होगा, हाइब्रिड मटर जिसको हम लोग कहते हैं, और उसको हिंदी में क्या कहते हैं, संकर मटर। ठीक है, अब इस मटर में जो इसी को हम लोग शुद्ध हिंदी की भाषा में कहते हैं तो इसको कहते हैं मिली जुली प्रजाति की मटर, मिली जुली प्रजाति की मटर। अब इस मटर को जब बोया गया तो उस बोने पर यानी कि छोटी मटर को बोया तो ये वर्ण संकर मटर मिली, इसको हम लोग वर्ण संकर भी मटर कह सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है। अब इस मटर को दोबारा बोया गया तो इसमें 3 प्रकार की मटरों की पैदाइशी हुई। एक तो वही रहा वर्ण संकर मटर, एक इसमें कुछ शुद्ध छोटी मटर प्राप्त हुई और कुछ शुद्ध बड़ी मटर प्राप्त हुई। और जो इनकी विभाजन किया गया कितनी क्या प्रतिशत में पाए गए, तो ये 50%, ये 25% और ये भी 25%। कहने का तात्पर्य था, मेंडल ने कहा कि अपने पूर्वजों का गुण ये मटर भी रखती है, यानी कि इसमें छोटी मटर भी है, बड़ी मटर भी है, वर्णशंकर मटर भी है, तो पूर्वजों का गुण को स्पष्ट करती है मटर की बनावट। तो ये मटर पर किया था। इन्होंने सफेद और काले चूहे पर भी प्रयोग किया था। वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखता है कि सफेद और चूहे, उसमें मैं आपको बता देता हूं। इन्होंने क्या किया, तीन जो है आपके, एक सफेद और एक काला चूहा, जब उनकी प्रजनन क्रिया हुई तो उसमें जो उनकी संतानें हुई 4, तो उन 4 संतानों का अनुपात यह था कि उसमें 1 सफेद चूहा था और 3 काले चूहे थे। तो इस प्रभाव से यह पता लगाया गया, और जब यह कंटिन्यू ऐसे करते गए तो वो निरंतर यही प्रक्रिया बनती रही कि इसमें से 3:1 का अनुपात संतानों के बीच में रहा, काले और सफेद चूहों के बीच में। उनका कहने का तात्पर्य यह था कि काले जीन, ये थोड़ा जीन पर ज्यादा आ जाता है, काले जीन का प्रभाव सफेद के जीन के प्रभाव से अधिक है, इसलिए उनकी संतानों का अनुपात में काले चूहे का जीन का प्रभाव अत्यधिक स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है, उनकी संतानें भी अधिक होती हैं। इसका अनुपात जरूर ध्यान कर लीजिए, काले और सफेद चूहों का काला 3 और सफेद 1, यानी 3:1 का अनुपात रहता है। ठीक है, तो ये आपका तीसरा नियम था मेंडल का। और चौथे नियम के बारे में बात करते हैं। यह चौथा नियम जो है इसको हम लोगों पहले पढ़ेंगे वंशानुक्रम के प्रभाव से, और फिर तुरंत ही इसको कन्वर्ट कर देंगे वातावरण के। वातावरण का भी ये नियम आ जाता है जिसको हम लोग कहते हैं विकासवाद। विकासवाद का सिद्धांत क्या है? विकासवाद का सिद्धांत देखिए, विकासवाद के सिद्धांत में सबसे पहले हम बताएंगे कि 2 नाम आप लोगों ने जरूर सुने होंगे, प्रमुख मनोवैज्ञानिक रहे हैं। नाम एक है लैमार्क और दूसरा है डार्विन। तो लैमार्क और डार्विनवाद जो है, चार्ल्स डार्विन नाम है इनका। तो लैमार्क और डार्विन थोड़ा अंतर है, दोनों लोगों के वक्तव्य में थोड़ा थोड़ा परिवर्तन किया। लैमार्क ने कहा, इन्होंने अपना एक प्रयोग किया जिराफ पर। प्रयोग किस पर किया? जिराफ पर। तो जिराफ पर जब प्रयोग किया तो जिराफ की जो गर्दन होती है वो आप लोगों ने देखी होगी, बहुत लंबी होती है। और जब जिराफ पृथ्वी पर आए थे तब इनकी जो गर्दन थी वो जस्ट लाइक एज ए हॉर्स,
घोड़े की नुमा थी। अब वो घोड़े की नुमा की जो गर्दन थी उनकी, वो गर्दन कैसे इतनी लंबी हो गई, इस बारे में जब रिसर्च की तो लेमा ने बताया कि नीचे की पत्तियां ये खाते थे और धीमे धीमे जब नीचे की पत्तियां यानी इनको भोजन नहीं मिल पाया तो इन्होंने अपनी गर्दन को ऊपर उठाना प्रारंभ किया और धीमे धीमे ऊपर उठा करके ऊपर की पत्तियों को खाने लगे और धीमे धीमे ये ऐसा करने से इनकी गर्दन ऊंची होती गई और जब इनकी संतानें हुई उनको भी यह गुण देते गए। सुनिएगा, उनको भी यह गुण देते गए कि अपनी गर्दन ऊंची कर करके खाते रहिए आप पत्तियों को। यह लैमार्क ने बताया। बाद में डार्विन है, डार्विन ने कहा नहीं आप गलत बता रहे हैं। अब यहां तक तो ये जो हम बता गए ये आपका आनुवांशिकता से संबंधित था कि जिराफ अपनी संतानों को ये गुण देकर के जाता था कि गर्दन ऊंची करके खाइए। डार्विन ने कहा नहीं, ये उनकी वातावरण में आवश्यकता थी, यानी कि नीचे की पत्तियों को जब खाने को मिलेगा नहीं तो भोजन आप व्यक्ति कैसे करेगा, तो उसने ऑटोमेटिक ऊपर की गर्दन करना प्रारंभ कर दिया धीमे धीमे और उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती चली गई, यानी उसको भोजन मिलता गया। तो ये डार्विन ने कहा नहीं, ये आप गलत बता रहे हैं, यह पूर्ण रूप से वातावरण का प्रभाव है। इसको भोजन मिल जाता तो वो गर्दन ऊंची करने की आवश्यकता होती ही नहीं। तो बाद में इसको स्वीकार किया गया कि जिराफ जो प्रयोग किया गया था वो जिराफ की गर्दन ऊंची होने का या लंबी होने का कारण वातावरण का इफेक्ट था, ना कि आनुवांशिकता का। तो समझ गए होंगे इस प्रयोग से विकासवाद का सिद्धांत लैमार्क और डार्विन के द्वारा। अब हम इसी में एक और फिर बाद में प्रयोग किया गया जो अभी हमने नाम लिया था बीजमैन ने। इन्होंने एक प्रयोग तो चूहे को नीचे बंद करके जाली लगा करके पीढ़ी दर पीढ़ी देते चले गए थे, आनुवांशिकता का नियम के अंतर्गत कहा था। और वातावरण, बाद में इन्होंने एक वातावरण पर भी इन्होंने जब इस बात को प्रूफ किया गया कि ये उसकी आवश्यकता थी तब इन्होंने भी कहा कि चूहों की आवश्यकता थी बाहर निकलने की। तो इन्होंने क्या किया, फिर एक चूहा लिया और उसकी पूंछ को काट दिया। कहा कि अगली संतान होगी तो उसकी पूंछ कटी होनी चाहिए। जिस प्रकार से मनुष्य की पहले पूंछ थी और बाद में मनुष्य की पूंछ विलुप्त हो गई, तो इन्होंने कहा कोई ना कोई पीढ़ी में तो बिना पूंछ का चूहा पैदा होगा। इन्होंने ऐसे लगातार पूंछ काटते चले गए और पीढ़ी दर पीढ़ी देखते चले गए, लेकिन उनको कहीं पर से भी चूहा जो नई संतान हुई उसकी कहीं पर से पूंछ कटी हुई नहीं मिली। तो पूर्ण रूप से पूछे तब इनको समझ में आ गया कि मानव की पूंछ जो थी मानव की, उसकी वातावरण में आवश्यकता समाप्त हो गई थी, इसीलिए विलुप्त हो गई। लेकिन चूहे की पूंछ की आवश्यकता अभी वातावरण में है, प्रकृति में है, तो इसलिए उसकी पूंछ को समाप्त या मिटाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर सीधा सीधा प्रभाव किसका आया विकासवाद में, सीधा सीधा प्रभाव जो आया वो वातावरण का आया, आनुवंशिकता का नियम। तो ये 4 नियम थे, 4 आपके इंपॉर्टेंट सिद्धांत थे, 3 नियम हमने वंशानुक्रम के बताए। और इसको बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में हम इसको याद भी कर सकते हैं, इसका तरीका भी हम लोग याद कर सकते हैं। और वो ये तरीका है कि गाल्टन ने शंख बजाया, बीज बोया निरंतर, और मेंडल ने मटर खाई, विकास हुआ लैमार्क के अंदर। समझ गए? ये हम लिखे दे रहे हैं, गाल्टन ने शंख, आप लोगों ने सुना ही होगा बजाने वाला, गाल्टन ने शंख बजाया और बीज बोया निरंतर। गांव में क्या होता है हमारे पड़ोस में गांव है, वहां पर मिल है, तो जब भी सुबह सुबह हॉर्न लग जाता है कि सभी गांव वाले समझ जाते हैं कि सुबह के 5 बज गए हैं। तो गाल्टन ने शंख बजाया और बीज बोया निरंतर, और सभी किसान अपने अपने खेत पर निकल जाते हैं बीज बोने के लिए। बीज बोया निरंतर और मेंडल ने मटर खाई। अब पता चला वहां मेंडल पहले से ही मटर खा रहे थे। मेंडल ने मटर खाई और विकास किसके अंदर हो रहा है? लैमार्क के अंदर विकास हुआ, लैमार्क के अंदर। यहां पर डार्विन भी कर सकते हैं। तो ये एक ट्रिक है याद करने की, हमारे द्वारा बनाई गई है कि गाल्टन ने शंख बजाया, बीज बोया निरंतर, मेंडल ने मटर खाई, विकास हुआ लैमार्क के अंदर। गाल्टन ने जीव सांख्यिकी का सिद्धांत दिया, बीजमैन ने निरंतरता का सिद्धांत दिया, मेंडल का नियम आप समझी गए हैं, मटर पर प्रयोग किया था, और विकासवाद का सिद्धांत लैमार्क और डार्विन ने दिया। तो ये आज की कक्षा में हम लोगों ने आनुवंशिकता की परिभाषाएं पढ़ी, आनुवंशिकता के नियम पढ़े और आनुवंशिकता या वंशानुक्रम के सिद्धांतों को पढ़ा। अब कल आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग इसको बार बार
वीडियो को 1 से 2 बार जरूर देखेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने आपको बताया है, इसमें सारी चीज़ें अवगत करा दिया है। आप इसको जरूर पढ़िए, सभी लोग ध्यानपूर्वक से मग्नपूर्वक से सीटेट की तैयारी करनी है। उसमें एक प्रश्न आनुवंशिकता का और वातावरण से संबंधित एक प्रश्न जरूर आता है। कल हम आपको जो नया टॉपिक लेकर के आएंगे वह आपका वातावरण का होगा, और कल शिक्षण का भी एक टॉपिक मैं आपको ऑनलाइन उपलब्ध कराऊंगा। आप सभी लोग ICS हरदोई के नाम से ये चैनल है, उस पर जा करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी छोटे भाई बंधु हैं, जितने भी साथी हैं, उन सबको जिनको सीटेट नहीं निकला है उनका सीटेट निकल जाए और वो अपने कार्यों में ऊंचाइयां हासिल करें, सीटेट पास। क्योंकि सीटेट से आपकी कई सारी केंद्रीय विद्यालयों की नौकरी में आपको जो है मौका मिल जाएगा। इसलिए सीटेट की तैयारी के लिए आप निरंतर हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।